हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता गंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, जीएस एक ऐसा पोर्शन होता है जो हर एग्ज़ाम में लगभग कॉमन होता है। सभी को वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब कोर सब्जेक्ट्स हैं जीएस के जो उन्हें पढ़ने ही पड़ते हैं। उन्हीं में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है घटनाचक्र पूर्वावलोकन। इसे अधिकतर लोग स्टेट पीसीएस की परीक्षा के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, के लिए यूज़ करते हैं, या आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, या एसएससी वाले भी अब यूज़ करते हैं इसे। तो ये इस तरीके से बहुत एक इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है जिसमें प्रीवियस ईयर आए हुए स्टेट पीसीएस और आईएएस, इसमें आए हुए क्वेश्चंस ये होते हैं। तो आज से हम एक अपनी नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम घटना चक्र का एक थॉरली स्टडी करेंगे। हम इसमें थ्योरी पार्ट भी करेंगे जो उस बुक में दिया होता है, और क्वेश्चन पार्ट भी करेंगे। अब आप सोचेंगे कि क्यों हम, इतनी बड़ी बुक है, इतनी मोटी बुक होती है, हम खुद से भी पढ़ लेंगे। तो नो डाउट आप खुद से पढ़ लेंगे, बट कई आज भी हमारे यहाँ नीचे तबके के लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इस बुक को अफोर्ड कर पाएँ, क्योंकि इसकी एक बुक की कीमत 300 to 400 तक होती है। और चूँकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं, जीएस में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए अलग अलग बुक लेना है, 4 to 5 thousand रुपये स्पेंड करना बुक्स पे, इतना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जिनके पास ऑलरेडी बुक ये है, पढ़ चुके हैं, वो भी सोचते हैं कि एक रिवीजन आस्पेक्ट से जब हम बुक खोलते हैं तो हमें कभी कभी वो नहीं उतना अच्छा लगता, या हम हर वक्त अपने साथ बुक नहीं इतनी मोटी, इतनी सारी कैरी कर सकते हैं, तो हम अपने फ़ोन में उसको देखकर रिवीजन करते हैं। तो इसी आस्पेक्ट से कि उन लोगों का भी बेनिफिट हो जो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और वो लोग जो हर वक्त इसे अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, लाइक ऑफिस गोइंग या कॉलेज गोइंग लोग जो हैं, जो इन्हें नहीं कैरी कर सकते हैं, तो उनके लिए भी एक ये अ, अच्छा स्टेप प्रूव हो। तो इसी उद्देश्य के साथ ये एक नया स्टेप हमारे चैनल ने लिया है। इसमें हम आपको हर सब्जेक्ट की घटना चक्र थॉरली कंप्लीट करवाएंगे, और आज इसकी शुरुआत करेंगे हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि मिडाइवल हिस्ट्री से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, देन हम क्वेश्चन पार्ट को करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल सफलतागंज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट हम आपके पास लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। आई होप ये एक बहुत अच्छा स्टेप प्रूफ होगा इस दिशा में कि हम लोगों की हेल्प कर सकें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है मक्का से। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहाँ पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। मक्का भी है और मदीना भी है। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। 570 ईस्वी में किसका जन्म हुआ? हज़रत मोहम्मद साहब का। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। ऋग्वेद में उल्लिखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद कहते हैं, ऋग्वेद के अनुसार भरत कबीले के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, पर परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कहीं कहीं पर माना जाता है कि दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। वहीं पर कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनके अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। अब ऋषभ देव कौन थे? जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे तो हम उसमें 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से जो पहले तीर्थंकर हैं वो ऋषभ देव थे। आगे बढ़ेंगे। ईरानियों ने इस देश को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। ईरानियंस जब आए तो उन्होंने हमारे देश को क्या कह के संबोधित किया है? हिंदुस्तान कह के संबोधित किया है। यूनानियों ने इसे इंडिया कहा है। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द सबसे पहले अरबों ने प्रयोग किया है। ईरानियों ने हमें हिंदुस्तानी कह के बुलाया, यूनानियों ने हमारे देश को इंडिया कह के बुलाया, और हिंदू किसने कहा? अरबों ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हो गया था। जब उबैदुल्लाह पराजित हो गए तो किसको भेजा गया? 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम को भेजा गया। अब इराक से हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली। उस समय सिंध के राजा कौन था? अब ये भी आएगा कि उस समय कौन था, किसको हराकर विजय प्राप्त की। तो उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। सिंध के राजा दाहिर को हराकर 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। एक फारसी ग्रंथ है चचनामा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है कि अरबों ने ही सबसे पहले सिंध पर विजय प्राप्त की थी। आगे बढ़ते हैं। गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामनी वंश भी है, याद रखिएगा। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। गजनी एक्चुअली में क्या है मैं बता दूं आपको। गजनी एक स्टेट है अफगानिस्तान में। कहाँ? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में एक स्टेट है गजनी, जिसकी कैपिटल क्या थी? अरोर थी। तो सन 1998 में महमूद गजनी शासक बना। सन हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। भारत पर 17 बार आक्रमण किया। भीमदेव प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर को पर कई बार आक्रमण किया गया है, ठीक है। तो महमूद गजनी ने 17 बार टोटल भारत पर आक्रमण किया, जिसमें से जो 1026 ईस्वी में उसने आक्रमण किया उसमें उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 ईस्वी में हुआ था। उस समय चंदेल वंश के शासक कौन थे? तो विद्याधर थे, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह अकेला एक ऐसा हिंदू शासक था जिसने मुसलमानों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। 999 से 1027 ईस्वी के बीच महमूद गजनी या गजनवी, कभी कभी हम इसे इंग्लिश में महमूद ऑफ गजनी पढ़ते हैं और हिंदी में महमूद गजनवी पढ़ते हैं, ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना नहीं था। वो यहाँ पर मुस्लिम धर्म को प्रोपोगेट करने के लिए या प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं आया था। वो सिर्फ भारत को लूटने के मकसद से यहाँ आया था। आगे बढ़ेंगे। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने महमूद गजनवी को यमीन उद्दौला तथा आमीन उल मिल्लाह की उपाधियाँ प्रदान की। उपाधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल्स बोलते ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एंशियंट से लेके आप मॉडर्न तक टाइटल्स पढ़ेंगे, कई सारे टाइटल्स पढ़ेंगे तो आपको वो याद रखना है। तो जो खलीफा होते थे, खलीफा क्या होते थे? जो सबसे ऊपर इस्लाम में होते थे, जिनकी बात सब मानते थे। तो खलीफा जो थे अल कादिर बिल्ला ने महमूद गजनवी को यमीन उद्दौला या आमीन उल मिल्लाह की टाइटल दिया। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों और कलाकारों का सम्मान भी करता था। उसने अपने समय में महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। गजनी कहाँ? अफगानिस्तान में। उसका दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। उसने किताबुल यामिनी या तारीख़ यामिनी, किताबुल यामिनी का दूसरा नाम तारीख़ यामिनी भी है, तो उसने क्या किया? किताबुल यामिनी या तारीख़ यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन यानी फिलॉसफी, ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी और संस्कृत का उच्च कोटि का विद्वान अल बरूनी, तारीख़ सुबुक्तगीन का लेखक बैहाकी, जिसे इतिहासकार लेन पूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अल बरूनी था, अल बरूनी को ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी भी आती थी। भले ही वो एक मुस्लिम व्यक्ति था, एक मुस्लिम विद्वान था, लेकिन उसको ज्योतिष भी आती थी, संस्कृत आती थी और फिलॉसफी भी उसे आती थी। और तारीख़ सुबुक्तगिन का लेखक बैहाकी, मतलब बैहाकी ने क्या लिखी है? तारीख़ सुबुक्तगिन,
जिसे इतिहासकार लेनपूल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। फारस का कवि उजारी, खुरासानी विद्वान तूसी एवं उनसुरा विद्वान असजदी और फारूखी प्रमुख थे। ये सभी विद्वान थे जो कहाँ, महमूद गजनवी के जो उसका कोर्ट था उसके कोर्ट में आते जाते रहते थे। आगे हम पढ़ेंगे शाहनामा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के लेखक कौन थे? फिरदौसी। शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। यह महमूद गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। इसे पूर्व के होमर यानी होमर ऑफ द ईस्ट की उपाधि दी जाती है। फरिश्ता ने तारीख़ फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। तो एक हमने पढ़ा कि फिरदौसी किसने लिखी है, शाहनामा शाहनामा किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। दूसरा हमने पढ़ा, और फिरदौसी को हमने कौन सा टाइटल दिया गया है? फिरदौसी को होमर ऑफ द ईस्ट या पूर्व का होमर की उपाधि दी जाती है। फरिश्ता की बात करें तो फरिश्ता तारीख़ फरिश्ता या गुलशन इब्राहिमी फरिश्ता ने लिखी है। ये किताबों का नाम है। इसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। जो फरिश्ता था उसका पूरा नाम मोहम्मद कासिम हिंदू शाह था। इसकी किताब तारीख़ फरिश्ता बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को समर्पित थी। किसको समर्पित थी? बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह को। नेक्स्ट है हमारा, महमूद गजनी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार अल बरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। उसकी पुस्तक किताबुल हिंद से तत्कालीन भारत की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल बरूनी ही था। उसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वह खीवा, प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। अल बरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं थे, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी इसे बोलते हैं, भूगोल, ज्योग्राफी, तर्कशास्त्र, रीजनिंग, औषधि विज्ञान यानी मेडिकल या मेडिसिन, गणित यानी मैथ्स, धर्म और धर्मशास्त्र। उसने संस्कृत का अध्ययन किया था और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया, जिसमें ब्रह्मगुप्त, बलभद्र तथा वराह मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उसने जगह जगह पर भगवत गीता, विष्णु पुराण और वायु पुराण को उद्धृत किया है। अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीके हिंद की रचना की है। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था। किसने किया था? एडवर्ड साची ने तहकीके हिंद की, जो कि अरबी भाषा में बुक थी, उसका ट्रांसलेशन किया था इंग्लिश में। इसका अनुवाद हिंदी में रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया था। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनवी ने जारी किए थे। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के किसने जारी कराए थे? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित थे। ऊपरी भाग पर अंकित मुद्रा लेख अरबी भाषा में था, जबकि जो दूसरी साइड सिक्के के अंकित था वो संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। सिक्के के मध्य भाग में संस्कृत भाषा में लिखा था अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नुरुपति महमूद, से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मध्य एशिया के शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 में उत्तर भारत को यानी नॉर्थ इंडिया को जीता। कैसे जीता? तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ, पहला युद्ध कब हुआ? 1191 में। किसके बीच में? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान जीत गए। तो इससे क्या हुआ? उसको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन फील हुआ मोहम्मद गोरी को। तो उसने क्या किया? तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा फिर से पृथ्वीराज चौहान से। इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और फिर फाइनली उसने मुस्लिम शासन को उसकी स्थापना की। कहाँ पर? भारत में। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था और 1205 तक वह बराबर साम्राज्य विस्तार तथा पूर्व विजित राज्य की रक्षा के लिए भारत पर चढ़ाई करता रहा। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु मूलराज सेकंड या भीम, इनका नाम मूलराज सेकंड भी है या भीम सेकंड भी है, ने अपनी योग्य एवं साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे परास्त कर दिया।
यह गोरी में भारत में गोरी की पहली पराजय थी। तो पहली पराजय किससे हुई? जब उसने गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात में उस समय कौन शासन कर रहा था? मूलराज द्वितीय या भीम द्वितीय, दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। अपनी माँ से के नेतृत्व में उसने मोहम्मद गोरी को हराया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का पहला युद्ध हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। फिर 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई, तो तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। 1194 में चंदावर का युद्ध किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी और कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद। इसमें जयचंद पराजित हो गए। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। दूसरे तरफ कलमा अरबी में खुदा हुआ है। एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का क्या था? कमांडर था या गवर्नर या जनरल मान ले था। तो वस्तुतः 1192 से 1206 तक उसने गोरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था, देखरेख। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार भी किया। बिहार और उत्तरी बंगला की विजय के बारे में गोरी अथवा ऐबक ने सोचा भी ना था। इस कार्य में गोरी ने एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने उसकी हेल्प की कि बंगाल और बिहार में जो हमारा शासन था, मुस्लिम शासन को फैलाने में किसने हेल्प की मोहम्मद गोरी की? तो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। उसने 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस कर राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया। उसने 1198 से 1203 के मध्य बंगाल पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। लक्ष्मण सेन इतना डर गया, बंगाल का उस समय शासक था, कि वो मोहम्मद गोरी से बिना लड़े ही चला गया। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह से लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर पूरे बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। इख्तियारुद्दीन ने भी संपूर्ण बंगाल को जीतने का प्रयत्न नहीं किया, मतलब जो खलजी था उसने भी पूरे बंगाल को जीतने का प्रयास नहीं किया। इख्तियारुद्दीन ने लखनौती को अपनी राजधानी बनाया। प्रोफेसर हबीब के अनुसार तुर्कों द्वारा उत्तर पश्चिम की विजय ने क्रमशः शहरी क्रांति और ग्रामीण क्रांति को जन्म दिया। तो ये था इसका थ्योरी पार्ट। अब हम क्वेश्चंस को एक एक करके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन की हम बात करें। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था, किस सन में हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा कि 570 ईस्वी में पैगंबर हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ था। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान मुस्लिम अनुयायियों का एक पवित्र स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मक्का कहाँ है? और जैसा कि हमने पढ़ा, मक्का सऊदी अरब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग किसने पहली बार किया था? तो हमने पढ़ा था ईरानियों ने हिंदुस्तान यूज़ किया था, यूनानियों ने इंडिया यूज़ किया था और अरबों ने यूज़ किया था क्या? हिंदू। चलिए, सेम वही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है
जो मैंने बताया कि ऋग्वेद में भरत कबीले के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, दुष्यंत पुत्र के नाम पर भारत पड़ा, कुछ विद्वानों के अनुसार ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा, और ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है, यूनानियों ने इंडिया कहकर, और हिंद भारत की जनता में के संदर्भ में हिंदू शब्द सर्वप्रथम अरबों द्वारा प्रयोग किया गया। एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। तो पहला मुस्लिम आक्रमण आपको पता है कि 712 AD में हुआ था। तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन में नहीं है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पर इसमें एक ट्विस्ट है, पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ वो 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में अभियान दल भेजा गया। ये सब आपने उसमें पढ़ा, लेकिन कहीं कहीं पर 711 भी ऑप्शन में दिया होता है, तो 711 में भेजा तो गया था दल, पर वो सफल नहीं हो पाया था। तो 712 ही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब प्राप्त हुई। तो पता है हमें 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। पहला मुस्लिम जिसने भारत पर आक्रमण किया, तो पता है कि महमूद गजनी था, वो पहला आक्रमणकारी था जिसने आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। तो हमने जाना कि मुस्लिम सबसे पहला मुस्लिम जिसने भारत पर आक्रमण किया कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि कहाँ का था, अरब का था। ठीक है, अरब का था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम था। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन था, अरब था। हमने जाना अरब्स ने आक्रमण किया इंडिया पे, सिंध पे। नेक्स्ट, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं राजधानी क्या थी। तो चचनामा एक फ़ारसी लिटरेचर है, फ़ारसी टेक्स्ट है, जिसमें हमें पता चलता है कि 6वीं और 7वीं राजधानी अरोर थी, अरोर। राइट। नेक्स्ट हमारा, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो गजनी हमें पता है अल्पतगीन गजनी वंश का संस्थापक था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, असर्शन रीजन टाइप का ये क्वेश्चन है। असर्शन कह रहा है महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। वह रीज़न ये था कि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। जब भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन आए तो आप एक काम करिए, जो रीज़न है उसको पढ़ने से पहले आप बिकॉज लगा लीजिए या क्योंकि। असर्शन पढ़िए, फिर क्योंकि लगा के रीज़न पढ़िए, आसानी हो जाएगी आपको। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए क्योंकि वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। बिल्कुल गलत। 17 बार उसने आक्रमण किया, ये बात सच है, लेकिन वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं, बल्कि केवल भारत को लूटने के उद्देश्य से आया था, लूटपाट करने के उद्देश्य से। तो उस हिसाब से ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि असर्शन सही है पर रीज़न गलत है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो हमने जाना कि विद्याधर चंदेल शासक थे जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन है ये पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, उतबी था। कौन था, उतबी था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, शाहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था। तो ये क्वेश्चन शायद रॉन्ग है, क्योंकि शाहनामा तो हमें पता है कि किसने लिखी है, फिरदौसी ने लिखी है। तो फिरदौसी ने लिखी है, तो फरिश्ता तो नहीं हो सकते इसके लेखक। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। अब देखेंगे शाहनामा, ये देखिए दिया गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि शाहनामा का लेखक फरिश्ता ना होकर फिरदौसी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है शाहनामा का लेखक कौन है। शाहनामा का लेखक हमने पढ़ा फिरदौसी है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान हम जानते हैं अल बरूनी था। अल बरूनी ने को संस्कृत भी आती थी, मैथ्स भी आती थी, एस्ट्रोलॉजी भी आती थी, काफ़ी विद्वान था ये। तो पुराणों का अध्ययन किया था, क्योंकि पुराण संस्कृत में है हमारे, तो पुराणों का, इसको संस्कृत आती थी तो इन्होंने अध्ययन किया पुराणों का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। पता है अलबरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के साथ भारत आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अलबरूनी भारत में आया था, अभी मैंने बताया आपको कि 11वीं शताब्दी में भारत आया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। तो मुस्लिम विद्वान कौन था। अलबरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनी के साथ भारत आया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है। सही नहीं है, इनमें से कौन सही नहीं हमें बताना है। तो वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, बिल्कुल सही। वह संस्कृत का विद्वान था, बिल्कुल ये भी सही होगा क्योंकि उसने पुराणों का अध्ययन किया और पुराण हमारे संस्कृत में है। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, हाँ उसे गणित भी आती थी, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ये सही नहीं है, वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। तो भीमदेव करेक्ट ऑप्शन है इनके, भीमदेव ने किया था और 17 बार टोटल आक्रमण किया भारत पर महमूद गजनी ने। सोमनाथ पर भी उसने आक्रमण किया। सोमनाथ को अभी तक 7 बार रिपेयर कराया जा चुका है, तो भीमदेव ने कराया, और रिसेंटली जो लास्ट 7th बार का रिपेयरमेंट हुआ है वो 1995 में हुआ है। जो किसने कराया है, उस समय के प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा जी ने लास्ट उसे रिपेयर करवाया है 1995 में। चलिए भीमदेव करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए थे। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के, तो हमें पता है कि महमूद गजनवी ने कराए थे। और लक्ष्मी जी की प्रतिमा किसने बनवाई थी, उसमें लक्ष्मी जी का चित्र, तो मोहम्मद गोरी ने बनवाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। तो हमें पता है 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, जबकि जो द्वितीय तराइन का द्वितीय युद्ध है वो 1192 में फिर से मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी जीता और उसने मुस्लिम शासन की नींव रखी भारत में। तो मोहम्मद गोरी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले ऐसा आप नहीं टिक कर देंगे टिक कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में पराजित किया, उससे पहले भी उसे कोई पराजित कर चुका था। वो कौन था, भीम द्वितीय या मूलदेव द्वितीय, उनका नाम है कुछ ऐसे, इनके 2 नाम हैं। तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था, वो भारत में उसकी पहली हार थी मोहम्मद गोरी की। चलिए मूलराज द्वितीय, मूलदेव नहीं, मूलराज द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में 1194 में छंदवार का युद्ध हुआ था। कहाँ पर हुआ था ये, छंदवार इस समय कहीं पर, ये तो छंदवार करेक्ट ऑप्शन है। छंदवार इस समय फिरोज़ाबाद के ज़िले में यमुना तट पर स्थित है। और जयचंद थे कौन, तो गहड़वाल राजा थे, ये उस समय राजपूत थे, ये उनको हराया था किसने, मोहम्मद गोरी ने। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद
गोरी द्वारा चंदवार के युद्ध में पराजित किया गया? तो हमने पढ़ा जयचंद को पराजित किया। जयचंद कौन? गढ़वाल राजा थे। 1194 के चंदवार युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो हमने भी पढ़ा जयचंद। रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन काफ़ी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो हमने पढ़ा कि तराइन के पहले युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि 1192 में हुआ, उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी जीत गया और मोहम्मद गोरी ने मुस्लिम शासन की स्थापना की भारत में। तराइन का द्वितीय युद्ध इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। कोड दिए हुए हैं, पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन आया, ऐसे हमें अरेंज करना है। तो हमें पता है कि सबसे पहले तो मोहम्मद गजनवी आया, गजनवी के बाद कौन आया? मोहम्मद गोरी आया, उसके बाद कहीं आके चंगेज़ खान आप पढ़ेंगे और लास्ट में सबसे ज़्यादा तैमूर पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 1, 4। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, क्या टाइम लाइन रही है और क्या उनका टाइम पीरियड रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो हमने पढ़ा मोहम्मद गजनवी ने जो सिक्के चलवाए थे उसमें संस्कृत में कुछ शिलालेख लिखा था, उसने लिखवाया था, जबकि जो मोहम्मद गोरी था उसने लक्ष्मी जी की आकृति बनवाई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? अख्ता मतलब अपना राजकाज, बागडोर या एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसने किसे दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने काफ़ी हेल्प की थी गोरी की, और उसके द्वारा विजित भागों को संभाला, और उसने इस ड्यूरेशन में जो तुर्की शक्ति है उसका विस्तार भी किया। नेक्स्ट है हमारा, मोहम्मद गोरी कि किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो बख्तियार खिलजी था उसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। तो सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ने ही विक्रमशिला और नालंदा को तहस नहस कर उदंतपुर पर कब्जा कर लिया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसने नालंदा और विक्रमशिला को तहस नहस किया था या विध्वंस किया था। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो अभी हमने पढ़ा कि बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल को जीता। तभी देखिए बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34, नालंदा विहार का विध्वंस किया था? तो अभी हमने पढ़ा नालंदा और विक्रमशिला किसने विध्वंस किया था इनका? बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन रीजन है। असर्शन कह रहा है भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए बिकॉज, यहाँ बिकॉज लगा लीजिए, रीज़न उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। अब फिर से पढ़िए इसको कि भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, अगर पॉलिटिकल यूनिटी होती तो क्यों तुर्की जो है सफल होते। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों ही करेक्ट हैं, असर्शन और रीज़न असर्शन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 कह रहा है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख पर मिलती है? मतलब उस टाइम पीरियड में, जो वो टाइम पीरियड चल रहा था उस समय रेशम बुनकरों की भी एक कैटेगरी होती थी। तो ये इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, किस इंस्क्रिप्शन से मिलती है, किस शिलालेख से मिलती है? तो हमें दशपुर शिलालेख से ये जानकारी मिलती है। चलिए, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कवर किया भारत पर मुस्लिमों का आक्रमण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत को हम पार्ट्स में पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये मिडाइवल हिस्ट्री में, और इसमें हम गुलाम पढ़ेंगे, वैसे खिलजी, तुगलक, तो हम इस तरीके से सारे वंश पढ़ेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे। हम इसे पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि लंबी होगी तो आपको भी बोरियत महसूस होगी। तो एक स्टेप हमने उठाया है कि ऐसे लोगों की भी हेल्प हो पाए जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या वो लोग जो कैरी नहीं कर सकते हैं इतनी मोटी बुक को अपने साथ डेली, बट वो चाहते हैं रिवीजन करना या पढ़ना इस बुक को,
तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। अब हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल सफलतागंज को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। बिलीव मी, आप अगर इससे पढ़ेंगे तो आपको एक बोरियत भी नहीं महसूस होगी जैसे बुक पढ़ने पर होती है जनरली लोगों को। और अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो आप इससे रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे और इसी तरीके से हम अपने जीएस के सारे पूर्वावलोकन को कंप्लीट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।